गुड मॉर्निंग। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव। आज हम पढ़ेंगे कवक। कवक एक प्रकार का पादप है जिसका शरीर थैलस की तरह होता है और क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कवक में कोई भी ग्रीन पार्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। राइजोपस या फफूंद, म्यूकर या पिन मोड ईस्ट, पेनिसिलियम और मशरूम आदि कवक के उदाहरण हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए कवक का कलर ग्रीन नहीं होता है। उत्पत्ति और उपस्थिति, यानी कवक का उत्पत्ति कैसे हुई। कवक अंधेरों और नम स्थानों में पाए जाते हैं। इनमें अधिक तापमान भी सहने की क्षमता होती है। ये विभिन्न स्थानों जैसे कि नमवासी रोटियां, पुराने जूते, चमड़े के अन्य सड़े सामान में या फिर फल, सब्जियां या पेड़ों की नमी के युक्त तनों पर उग आते हैं। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में पेड़ों की तनों पर भी कुछ कवक उगाते हैं। कवक के प्रकार, तो बच्चों कवक को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। ईस्ट छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव हैं जो समूह में रहते हैं। ये भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। ये गोलाकार, सर्पिल या बेलनाकार आकृति के होते हैं। मिल्ड्यूस आयोडीन घोल से रंजित करने पर लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। कुकुरमुत्ता या मशरूम बड़े मृतजीवी कवक हैं जो पेड़ों के तने, पुराने लकड़ी के टुकड़े एवं नमीयुक्त मिट्टी में उगते हैं। फफूंद, जिसे मड बोलते हैं, फफूंद बहुकोशिकीय जंतु हैं। इसका शरीर मुलायम सूती धागे जैसी संरचना से बना होता है, जिसे हम हैप्पे कहते हैं। ब्रेड मोड और पिन मोड दो प्रमुख फफूंद हैं जो समानता बासी रोटी या सड़े हुए फल, सब्जियों, पुराने जूते और चमड़े के सामानों पर उगे दिखाई देते हैं। लाभदायक कवक कौन से होते हैं बच्चों, जैसे कि अल्कोहल और या फिर अनएल्कोहलिक पेय किण्वन द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें ईस्ट का प्रयोग होता है। आलू, अनाज, शीरा, ये सब किण्वन इथाइल अल्कोहल बनाने में सहायता करते हैं। कुछ कवक जैसे कि मशरूम खाने में भी प्रयुक्त होता है। हालांकि गूदेदार कवक जैसे कुकुरमुत्ता विषैला होता है, इसीलिए उपयोग करने से पहले सावधानी पूर्वक सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कौन सा मशरूम खाने योग्य है और कौन सा नहीं। कवक का सबसे ज़्यादा प्रयोग ईस्ट की मदद से ब्रेड, इडली, डोसा आदि बनाने में किया जाता है। इस विधि को किण्वन कहते हैं। तो किण्वन के थ्रू हम कवक का प्रयोग करते हैं जो कि खाने में प्रयोग होता है। दूसरे कवक एस्परजिलस का प्रयोग बड़े पैमाने पर सिट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है, जो शीतल जैव उद्योगों में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनमें। कवक एंटीबायोटिक का महत्वपूर्ण सोर्स है, इसीलिए पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक से बनता है। ईस्ट का प्रयोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी जो कैप्सूल होते हैं आपके छाले वगैरह में काम आते हैं, उसमें भी करते हैं। मृतजीवी कवक अपने भोजन के लिए मृत पदार्थों को अपघटित कर पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक रासायनिक पोषक तत्व मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रकार कवक पोषक तत्वों का पुनः चक्रण में भी हेल्प करते हैं। हानिकारक फंगस क्या होती है। फफूंद खाने को बेकार कर देती है। किण्वन के द्वारा ईस्ट फलों और टमाटर के जूस को खराब कर देती है। मानव में कवक चर्म रोग पैदा कर देता है। एथलीट फूड एक प्रकार का चर्म रोग है जिसमें कवक पैरों पर उत्पन्न हो जाता है और पैरों में खुजली पैदा कर देते हैं। दांत कवक से होने वाले अन्य चर्म रोग हैं। अच्छा, पौधों में भी कई बीमारियां पैदा करता है, जैसे सिमट, गेहूं, जौ, मक्का और गन्ने में होने वाली एक सामान्य बीमारी है। आलू में होने वाली चित्ती और अंगमारी रोग भी इसी, जिसे ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। इस रोग में पत्ते और फल पर काले काले धब्बे लग जाते हैं, जिसके बाद पत्ते सूखने लगते हैं और फल सड़ने लगता है। ऐसे ही रतुआ एक कवक जनित रोग है जिसमें अनाज विशेषकर गेहूं की फसल संक्रमित होती है। तो बच्चों, ये कवक के हानिकारक प्रभाव है। अब है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटो का अर्थ है आदिम, सबसे पुराना, और जोआन का अर्थ है जीव। प्रोटोजोआ को सबसे पुराना जीव माना जाता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है जिसमें जंतुओं जैसे लक्षण होते हैं। ये भोजन पकड़ते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। ये एकल या समूह में भी होते हैं। ये स्थिर या चल सकते हैं। प्रोटोजोआ का लगभग 50,000
तक प्रजातियां होती हैं इनकी। अमीबा, पैरामीशियम, टिप्नोस्मा, प्लामोडोमियम एवं एंड अमीबा प्रोटोजुआ के कुछ उदाहरण हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई इनकी? प्रोटोजुआ मीठे पानी के जलाशयों, झील, तालाब आदि समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें कुछ मानव और पशुओं में परजीवी के रूप में होते हैं। कुछ प्रोटोजुआ दीमक की आंतों में भी पाए जाते हैं, जो उन्हें लकड़ियों में मौजूद सेलुलोज को पचाने में सहायता करते हैं। इसीलिए दीमक आसानी से लकड़ियों को खाने लगती है। आकार, इसका साइज क्या होता है? ये 2 से 200 माइक्रोन तक होता है। इसकी आकृति, यहाँ पर अमीबा में पौधों का पाचन का एक चित्र आपको दिया गया है। आइए इसकी आकृति के बारे में समझते हैं। प्रोटोजुआ की कोशिका में एक झिल्ली होती है, जिससे कोशिका द्रव्य और कोशिकांग जैसे केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया घिरे रहते हैं। एक ही कोशिका में सभी जीवन कार्य जैसे भोजन, गति, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन संपन्न होते हैं। यूग्लिना, ये जानना काफ़ी रोचक है कि इस प्रोटोजुआ में पादप और जंतु दोनों के गुण होते हैं। जंतु की तरह इसमें कोशिका भित्ति के बदले कोशिका झिल्ली होती है। पादप की तरह इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी बना लेता है। इसमें केशनुमा संरचना होती है, जिसे फ्लैजेला कहते हैं, जिसकी सहायता से ये पानी में तैरता रहता है। यहाँ पे यूग्लिना का एक चित्र दिया गया है बच्चों, इसे आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है। लाभदायक प्रोटोजुआ, तो लाभदायक प्रोटोजुआ कौन कौन से होते हैं? कुछ प्रोटोजुआ दूसरे जीवों के साथ सह उपकारिता के संबंध में रहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे दीमक की आंत में रहने वाले प्रोटोजुआ को दीमक द्वारा खाई गई लकड़ी में उपस्थित सेलुलोज को पचाने में ये सहायता करती है। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, अब ये लकड़ी पे भी डिपेंड कर रहे हैं। कवक और शैवाल को खाकर प्रोटोजुआ अपशिष्ट पदार्थों के क्षय में मदद करती है। यानी जो कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, उनको जब वो खा जाता है तो उसमें कुछ बेकार चीज़ें होती हैं, उनको भी नष्ट करने में हेल्प करता है प्रोटोजुआ। इस प्रकार प्रोटोजुआ अपशिष्टों के अवक्रमण यानी अपक्षय की प्रक्रिया को भी पूरा करता है। कुछ मुक्तजीवी प्रोटोजुआ बड़े शैवालों को खाते हैं और बड़े जलीय जीवों द्वारा खाए जाते हैं। इस प्रकार वे जलीय खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कुछ हमारे लाभदायक प्रोटोजुआ हो गए। हानिकारक, कुछ प्रोटोजुआ परजीवी होते हैं, जिनमें मनुष्य और पशुओं में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ट्रिप्नोसोमा एक परजीवी है जो मानव, पशु और अन्य जंतुओं के रक्त में रहता है। ये एक रक्त पीने वाली मक्खी, टीसी मक्खी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है, जिसमें अमीबा पेचिस हो जाता है। अच्छा, अब इससे आपको पता चला होगा कि पैचिस किसकी वजह से होता है, तो प्रोटोजुआ की वजह से होता है। ये रहता कहाँ है? बड़ी आंत में रहता है मनुष्य की। अब है वायरस। वायरस क्या होता है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु। जैसे कोरोना वायरस है, ऐसे ही ये बाकी के वायरस के बारे में हम जानते हैं। आखिर ये होते क्या हैं? विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। विषाणु एक सूक्ष्म जीव है जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं। जब तक ये किसी अन्य सजीव कोशिका में प्रवेश नहीं करता, ये सजीव नहीं होता। सजीव कोशिकाओं के बाहर विषाणु निर्जीव वस्तु की तरह होता है। विषाणु वायु, जल, मिट्टी, दूसरे सजीव प्राणियों में भी के शरीर में भी पाया जा सकता है। उसकी उत्पत्ति या उपस्थिति कैसे हुई, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो विषाणु पूर्णतः परजीवी होता है, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ये पादप, जंतु या जीवाणु के जीवित कोशिकाओं में पनपते हैं। इन्हें रवा के रूप में रवाकृत, विलगित या संचित किया जा सकता है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जब ये किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं तो भी पुनः प्रजनन करना आरंभ कर देते हैं। यानी जब ये किसी के दूसरे के शरीर में जाते हैं तब ये और भी ज़्यादा वायरस बनाने लगते हैं। आकार, इनका आकार कितना बड़ा होता होगा? आकार में विषाणु जीवाणु से छोटा होता है तथा सामान्य सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे जा सकते। इनका आकार 15 माइक्रोमीटर से 275 माइक्रोमीटर तक होता है और ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, जिससे हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को देख सकते हैं।
आकृति और संरचना अगर हम बात करें तो दूसरे सूक्ष्म जीवों की तरह विषाणु की कोशिकाएं कोशिकीय संरचना नहीं होती। जैसे बाकियों की कोशिकीय संरचना होती है वैसे ही इनमें नहीं होती। विषाणु एकल स्ट्रैंड न्यूक्लिक पदार्थ यानी आरएनए या डीएनए के बने होते हैं जो प्रोटीन आवरण से घिरे रहते हैं। किसी विशेष परपोषी कोशिकाओं के बाहर विषाणु को पैदा नहीं किया जा सकता। विषाणु विभिन्न आकृतियों में भी पाए जाते हैं। वे क्षणनुमा, गोलाकार या बहुकोणीय भी हो सकते हैं। यही रीज़न है कि आपने सुना होगा जब भी कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो हर बार उसका कुछ ना कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है। ये इसीलिए मिलता है क्योंकि इनकी आकृतियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ हानिकारक विषाणु भी होते हैं, जैसे कि एक विषाणु जीवाणु में कई तरह से प्रवेश करता है और इसकी एक पुच्छ और आवृत होती है। इस विषाणु को जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं क्योंकि ये जीवाणु पर डिपेंड है। जीवाणु भोजी का अर्थ है जीवाणु को खाने वाला। विषाणुओं से चेचक, खसरा, पोलिया, सर्दी जुकाम, एड्स, कंजक्टिवाइटिस, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। टोबैको मोजाइक वायरस यानी टीएमबी तंबाकू की फसल को नष्ट कर देता है। रेबीज के विषाणु मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं पर प्रहार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन। अच्छा, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं तो अब हमने खाना पकाया, अब हम ज़रूरी नहीं कि उसे तुरंत ही सारा ख़त्म कर दें, हम उसको बचा कर भी रख सकते हैं। तो जो हम बचा के रख रहे हैं अगर वो ख़राब हो गया तो हम वो ख़राब ना हो पाए उसे बचाने के लिए कुछ टेक्निक फॉलो करते हैं जिससे हम अपने खाना को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो पढ़ते हैं इन टेक्निक्स के बारे में। जैसे डब्बों और बोतलों में रखकर, यानी पकी हुई खाद्य सामग्री को आप एयर टाइट जैसे वायुरहित डब्बों में पैक करके आप उसको परिरक्षण या फिर उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि जैम, सब्जी, फलों का रस, मछली, यहाँ तक कि सिद्ध भोज सामग्री भी बंद डब्बों में बाजार में बिकते हैं। इस प्रकार विभिन्न खाद्य पदार्थों को डिब्बों और बोतलों में बंद करके हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं और हम इनको कूलिंग करके या रेफ्रिजरेटर फ्रीजिंग में करके भी इनको बचा सकते हैं। तो शीतलन या हिमकरण सूक्ष्म जीवों को की रेफ्रिजरेटर खाद्यों को 60 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं और ये खाद्यों को कई दिनों तक ताज़ा भी रखता है। फ्रीजर खाद्यों को 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिरक्षित करता है। तो बच्चों ये 18 नहीं -18 डिग्री हो सकता है कि इस इतने टेम्परेचर तक भी ये इसको स्टोर कर सकता है और ये सभी सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को रोक देता है और खाद्यों को महीनों तक इसको स्टोर कर सकता है। जमाए हुए खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह पकाना चाहिए और लंबे समय तक खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा सूक्ष्म जीव उसमें पुनः एक्टिव हो जाएंगे। इसको सुखाकर भी हम बचा सकते हैं चूँकि नमी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है। इसीलिए खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए इसमें नमी हटाना आवश्यक है। किसी पदार्थ से जल का निष्कासन निर्जलीकरण कहलाता है, यानी जब हम उसमें से पूरी तरह से उसे सुखा देते हैं तो उसे डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण कहते हैं। अनाज, दलहन, खाद्य पदार्थों से नमी दूर करने के लिए इन्हें धूप में भी सुखाया जाता है। मसालों और सूखे मेवों को भी इसी प्रकार स्टोर किया जाता है क्योंकि उनमें थोड़ी नमी होती है। जब उन्हें सुखा लेते हैं तो उनमें कोई बैक्टीरिया नहीं पनपता है। पॉस्चरीकरण का मतलब होता है बच्चों कि इसमें हम दूध को कैसे पॉस्चराइज करके उसको बचा सकते हैं। जो आपने पैकेट वाला दूध देखा होगा तो वो पॉस्चरीकरण के ही द्वारा आपको मिलता है। ये द्रव खाद्यों विशेषकर दूध को परिरक्षित करने की प्रभावशाली विधि है। इस प्रक्रिया में खाद्य सामग्री को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है ताकि इसमें मौजूद कीटाणु मर जाएं। इसके बाद इसे अचानक बहुत लो टेम्परेचर तक ठंडा करके कीटाणु रोधी बर्तनों में पैक कर दिया जाता है। जैसे कि दूध हो गया, आइसक्रीम, फलों का रस, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम इसी विधि से परिरक्षित करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इसके कुछ लाभ भी हैं। तो परिरक्षित से खाद्य पदार्थों को दूर दराज के क्षेत्रों या फिर अन्य मौसमों में भी उपलब्ध कराया जा सकता है। अब जैसे
गर्मियों में तो तरबूज चलते हैं, सर्दियों में नहीं चलते हैं। तो हम सर्दियों में तरबूज अगर हमें खाना है तो हम कैसे खा सकते हैं? उसको इसी तरह से प्रिजर्व करके, स्टोर करके खा सकते हैं। खाद्य परिरक्षण से इन पदार्थों की भंडारण अवधि बढ़ जाती है, यानी स्टोरेज बढ़ जाती है, स्टोरेज टाइमिंग बढ़ जाती है। इनमें खाद्यों की बर्बादी भी रुकती है कि भाई अगर हमें अभी कुछ नहीं खा मिला तो हम उसे बाद में खा सकते हैं स्टोर करके, है ना। तो खाद्य परिरक्षण द्वारा खाद्यों में पोषक तत्वों को लंबे समय तक बचाए रखने की सहायता मिलती है। तो बच्चों, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आज ही हमें सारे होमवर्क के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले में आपको लिखना है रॉबर्ट हुक, दूसरे में लिखना है सुरक्षा कवच, तीसरे में लिखना है फ्लैजेला, फोर्थ में लिखना है इंसुलिन, 5 में लिखना है कवक, 6 में लिखना है प्रोटोजोआ, 7 में लिखना है वायरस और 8 में लिखना है हिमकरण। ओके बच्चों, उसके बाद गा के आपको ये अंतर वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। उसके बाद घा है, तो घा के आपको सूक्ष्म जीवों के लाभदायक बताने, इनके लाभ बताने हैं, तो वो मैं अभी आपको कराऊंगी। और इसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी, तो ये आपको ये और ये नहीं करना है, ठीक है बच्चों। और ये तो मैंने आपको होमवर्क में दिया ही था पहले ही, तो आई होप आपने ये बना लिया होगा, लेकिन अभी आपको ये लॉन्ग आंसर में भी मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम घा के जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक के लाभ के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, घा का फर्स्ट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर एक पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये करना है। अब घा का दूसरा है, आपको इसके दोनों पॉइंट लिखने हैं और यहाँ तक करने हैं। घा के तीसरे में प्रोटोजोआ के लाभ में आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ तक करना है। घा के 4 में आपको एक पॉइंट ये लिखना है यहाँ तक, दूसरा पॉइंट आपको ये करना है और तीसरा पॉइंट आपको ये करना है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर पे। लॉन्ग आंसर में आपने स्टार्टिंग के 5 पहले ही कर लिए हैं। अब आपको करना है कवक की व्याख्या, यानी 6 का आंसर। तो 6 का आंसर आपको यहाँ से लेके पहले यहाँ तक लिखना है और उसके बाद में इसके प्रकार में आपको ईस्ट में यहाँ तक लिखना है, म्यूडुलस में पूरा लिखना है और मशरूम में भी पूरा लिखना है, फफूंद में आपको यहाँ तक करना है। इतना आपको आंसर करना है 6 का। 7 देखिए, प्रोटोजोआ क्या है, इसकी उपस्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है और फिर इसकी उत्पत्ति में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। 8वां देखिए, इसमें आपको अमीबा और पैरामीशियम की आकृति और संरचना बताना है। इसके लिए आपको ये दोनों चित्र बनाने हैं, अमीबा और पैरामीशियम का, और इसकी थ्योरी में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है विषाणु क्या है, इसकी उपस्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं। 9 का आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, उपस्थिति में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक और एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, इतना आपको वर्क करना है। फिर है 10 का आंसर डिब्बे में बंद करना, सुखाना, हिमकरण, पौष्टिकरण, ये इन सिद्धांतों को हमें लिखना है। तो 10 के आ का आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है और फिर 10 के बा का आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। 10 के सा का आंसर आपको यहाँ से लेके निर्जलीकरण तक करना है और 10 के दा का आंसर आपको पौष्टिकरण में पूरा लिखना है, क्योंकि पौष्टिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।